यूट्यूब नाजरीन खुशामदीद। अब हम अपने अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं और वो है सीएनसी कंट्रोलर की कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग का। और उसमें सबसे पहली चीज़ है रेफरेंस वोल्टेज सेट करना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है ड्राइवर के ऊपर, ये एक पोटेंशियोमीटर है। इसके ज़रिए हम रेफरेंस वोल्टेज सेट करते हैं और ये रेफरेंस वोल्टेज मोटर को जाने वाली करंट को सेट करेंगे या उसको कंट्रोल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म के ड्राइवर्स भी दिखाए थे, तो मैं उनमें से DRV8825 ड्राइवर इस्तेमाल कर रहा हूँ। हर ड्राइवर का रेफरेंस वोल्टेज सेट करने का एक अलग फार्मूला है। DRV8825 के लिए रेफरेंस वोल्टेज सेट करने का फार्मूला बहुत आसान है और वो है मोटर की जो मैक्सिमम करंट है उसको आधा कर दें, यानी 2 पे तकसीम कर दें। रेफरेंस वोल्टेज सेट करने से पहले एक बात नोट कर लें कि हमारी CNC शील्ड की पावर सप्लाई 2 हिस्सों में तकसीम है। बायां हिस्सा हमारी मोटर्स के ड्राइवर के लिए है और दायां हिस्सा आर्डुइनो की पावर सप्लाई के लिए है, और दरमियान से ये कटा हुआ है। ये अलग है और ये अलग है। अगर आप यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो वही सप्लाई आप अगर अपने ड्राइवर को भी देना चाहते हैं तो आप इन दोनों हिस्सों को मिला सकते हैं इस जंपर के जरिए। अगर आप ये जंपर उतार देते हैं तो अब ये हिस्सा इस हिस्से से बिल्कुल अलग हो गया है, यानी दोनों की पावर सप्लाई अलग हो गई है। तो इस सूरत में हमें इस हिस्से को यानी ड्राइवर वाले हिस्से को अलग से पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, और फिर ड्राइवर्स को सप्लाई देने के लिए ये 2 टर्मिनल्स हैं। ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है यानी ग्राउंड, और ये वाला पॉजिटिव है। मैं अपने इस प्रोजेक्ट में चूंकि एक ही पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस जंपर को लगा के रखूंगा। अब आते हैं रेफरेंस वोल्टेज की तरफ। रेफरेंस वोल्टेज आपकी मोटर के हिसाब से होते हैं, बेशक हम तीनों के लिए ड्राइवर एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे एक्स और वाई एक्सिस पे एक ही तरह की मोटरें इस्तेमाल हो रही हैं। वो थोड़ी सी बड़ी मोटर हैं और उनकी मैक्सिमम करंट 2 एम्पेयर है, और हमारी जेड एक्सिस पे एक छोटी मोटर इस्तेमाल हो रही है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा करंट 1.7 एम्पेयर है। इन दोनों करंट के हिसाब से इसको अदा करेंगे तो जेड एक्सिस पे हमारे वोल्टेज बनेंगे तकरीबन 0.85, और हमारे एक्स और वाई एक्सिस पे हमारे वोल्टेज आधा 2 का आधा करें तो 1 बनता है, वो 1 वोल्ट होगा। लेकिन महफूज रहने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आपके जो रेफरेंस वोल्टेज कैलकुलेट करके आएंगे उनमें से आप 10% मज़ीद कम कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी मोटर को करंट ज़्यादा चली जाए तो वो ख़राब ना हो। तो इसलिए आप महफूज रहने के लिए इसको 10% कम कर देते हैं। तो 10% कम करके हमारे जेड एक्सिस पे जो वोल्टेज आएंगे वो आएंगे 0.75, और जो हमारी एक्स और वाई एक्सिस पे वोल्टेज आएंगे वो होंगे 0.9। रेफरेंस वोल्टेज सेट करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ 2 तारें जिनके दोनों तरफ एलिगेटर क्लिप्स लगे हुए हों। तो रेफरेंस वोल्टेज सेट करने के लिए हम इसको पावर सप्लाई के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद अपनी एक काले रंग की जो आपकी तार है या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं नेगेटिव के लिए, उसको आप अपने मल्टीमीटर के काली तार के साथ जोड़ें और इसका दूसरा सिरा माइक्रो कंट्रोलर या अपना जो बोर्ड है इसके किसी भी नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिला दें। अब इसी तरह जो आपकी दूसरी पॉजिटिव तार है उसको आप अपने मल्टीमीटर के पॉजिटिव के साथ जोड़, और इसका जो दूसरा सिरा है वो अपने आप स्क्रू ड्राइवर के साथ जोड़ लें। अब जो ही आप अपना स्क्रू ड्राइवर पोटेंशियोमीटर के ऊपर लगाएंगे तो उस वक्त जो रेफरेंस वोल्टेज सेट हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे मल्टीमीटर पे। ये स्क्रू ड्राइवर पोटेंशियोमीटर के ऊपर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। मैं उसको घुमाता था लेकिन वोल्टेज बदलते नहीं थे। तो असल में जो इसकी टिप है वो काफ़ी बड़ी है पोटेंशियोमीटर के हिसाब से, तो वो उसके ऊपर ही घूम रही थी। तो अब मैं एक दूसरा स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम Z के रेफरेंस वोल्टेज सेट करते हैं। मैंने बताया था ये 0.75 बनते हैं। अब चूंकि हमारी एक्स और वाई एक्सिस की मोटरें एक जैसी हैं तो उसके रेफरेंस वोल्टेज बनते हैं 0.9। तो अब हमारे रेफरेंस वोल्टेज सेट हो गए हैं। अब हम इसके साथ मोटर अटैच करेंगे। सबसे पहले हम Z मोटर को लगा के चेक करेंगे। इसके लिए मैं मोबाइल का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका नाम है गर्बल कंट्रोलर।
इसके लिए आपको एक OTG केबल की ज़रूरत पड़ेगी। ये गर्बर कंट्रोलर USB और ब्लूटूथ दोनों के ज़रिए कनेक्ट हो सकता है, तो हम USB के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ऊपर देख लें कि USB नज़र आ रहा है। तो USB केबल कनेक्ट करते ही वो आपको बता देगा कि कनेक्ट हो चुकी है, और साथ ही आपको ऊपर वाले बाएं कोने में कनेक्टेड नज़र भी आ जाएगा। अब सबसे पहले हम एक ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन का मतलब है कि मोटर को कनेक्ट किए बगैर इसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखना है कि वो किस तरह से चेंज होता है। तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब हम इसके साथ मोटर को लगाते हैं। सबसे पहले Z एक्सिस को लगा के चेक करते हैं। इसके लिए मोटर की एक तार का हिस्सा यहाँ पे अपनी CNC शील्ड पे Z एक्सिस पे लगाएंगे, और दूसरा हिस्सा मोटर के साथ। अब हम Z एक्सिस के बटन को प्रेस करेंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, देखने के लिए कि क्या मोटर दोनों तरफ घूमती है। ये एक और एंगल से देखिए। तो कंट्रोलर हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब आप बाकी की तारें भी लगा दें, X और Y एक्सिस की भी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि X एक्सिस की तार जो है वो X एक्सिस की मोटर के साथ ही लगे, और Y एक्सिस की तार Y एक्सिस की मोटर के साथ। इसी तरह Z एक्सिस की तार Z एक्सिस की मोटर के साथ। अब आप इसको दोबारा USB केबल के साथ कनेक्ट करें। अब इसके बाद इसका पावर सोर्स भी, पावर सप्लाई भी लगा दें, और जो ही आप पावर सप्लाई लगाएंगे तो आपको एक तीनों मोटर के एक्टिवेट होने की आवाज़ आएगी। इसका मतलब ये है कि कंट्रोलर ने तीनों मोटरों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब मूवमेंट टेस्ट करने से पहले गैंट्री के तमाम हिस्सों को थोड़ा सा दरमियान में ले आएं। ऐसा ना हो कि आप बटन दाएं तरफ का प्रेस करें और वो बाएं तरफ मूव करे और जाके उसके साथ हिट कर जाए। तो अब हम सबसे पहले दोबारा Z को ही चेक कर रहे हैं। अब इसके बाद X एक्सिस की बारी है। ये देखिए, मैं दाएं तरफ मूव कर रहा हूँ तो वो दाएं तरफ ही जा रहा है। इसी तरह मैं बाएं तरफ मूव कर रहा हूँ तो वो बाएं तरफ ही जा रहा है। अब ये हमारा Y एक्सिस है, इसको आप देखिए, मैं ऊपर वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ तो पीछे की तरफ जा रहा है। और मैं नीचे वाला बटन प्रेस करता हूँ तो वो मेरी तरफ आता है। ये ज़रा एक और ज़ाविये से देखिए। आप एक बात नोट कर रहे हैं कि इन मोटरों की स्पीड जो है वो बहुत ही थोड़ी है, और ये शायद पूरी भी नहीं है। मैं अपने मोबाइल से इसको कह रहा हूँ कि तकरीबन 10 मिलीमीटर वो आगे पीछे या दाएं बाएं चले, लेकिन वो उससे कम फासला तय कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी हमने अपनी गर्बल की सेटिंग नहीं की। तो अब हम अपनी गर्बल की सेटिंग करते हैं। तो गर्बल की सेटिंग के लिए हम दोबारा उसके वेब पेज पे जाते हैं, वहाँ पे विकी के लिंक को क्लिक करते हैं, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के लिंक को क्लिक करते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको गर्बल की सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। ये आप देख रहे हैं कि $0 से लेकर $132 तक गर्बल की मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। इनमें जो सबसे पहले सेट करने वाली हैं वो हैं $100 से लेकर $122 तक। इनमें जो हम सबसे पहले सेट करेंगे वो है $120 से लेके $122। ये बहुत ही बुनियादी और बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है। इन सेटिंग्स के बगैर हमारी मोटर कभी भी वो फासला तय नहीं करेगी जो हम इसको तय करने के लिए कह रहे हैं। तमाम मोटरों की तरह स्टेपर मोटर भी घूमती है, और इस घूमने वाली हरकत को हम दायरवी हरकत या सर्कुलर मोशन कहते हैं, और एक दायरे में 360 डिग्रीज होते हैं। इसका मतलब जब मोटर एक चक्कर पूरा करती है तो वो 360 डिग्री तक घूम जाती है। फिर उसके बाद एक नया चक्कर 0 से शुरू होता है और 360 तक जाती है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह ये मोटर चलती रहती है। अब हम अगर अपनी मोटर का सामने वाला हिस्सा बिल्कुल इसके सेंटर में रख दें और उसकी शाफ्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो आप इसको एक क्लॉक के तौर पर तस्वुर करें जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है।
और आप ये तसव्वुर करें कि इसके ऊपर एक सेकंड की सुई लगी हुई है जो कि 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड वाली सुई है वो एक चक्कर पूरा करने में 60 स्टेप लेती है, यानी 360 डिग्री के दाविये पे घूमती है। अगर 360 डिग्री 60 स्टेप में मुकम्मल होते हैं तो उसका जो एक स्टेप है वो कितने डिग्री में मुकम्मल होगा? बड़ा आसान है, आप 360 को 60 से तकसीम कर दें और आपका जवाब आएगा 6। तो इसका मतलब है कि एक स्टेप जो है वो 6 डिग्री तक घूमता है। इसको हम स्टेप एंगल कहते हैं कि एक स्टेप का एंगल कितना है। आपकी मोटर का भी एक स्टेप एंगल होता है और वो मोटर की डाटा शीट में बताया गया होता है। और जो मोटरें हम आमतौर पे सीएनसी मशीन में इस्तेमाल करते हैं वो नीमा 17 है या नीमा 23 है। 95% केसेस में उनका स्टेप एंगल 1.8 डिग्री का होता है, यानी एक स्टेप में वो 1.8 डिग्री घूमती है। तो अगर एक स्टेप 1.8 डिग्री का है तो 360 डिग्री में कितने स्टेप होंगे? आप 360 को 1.8 से तकसीम कर देंगे और जवाब आएगा 200। तो हमारी स्टेपर मोटर जो है वो 200 स्टेप्स में एक चक्कर पूरा करती है। हम मोटर की दायरवी हरकत को एक सीधी हरकत में तब्दील करते हैं, यानी सर्कुलर मोशन से लीनियर मोशन में लेके जाते हैं। उसके बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। हम जो मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लीड स्क्रू का। लीड स्क्रू मोटर की शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है और वो भी उतनी ही तेजी और उसी तरह घूमता है जिस तरह के मोटर की शाफ्ट घूमेगी। अगर मोटर की शाफ्ट 200 स्टेप में एक चक्कर पूरा करती है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा लीड स्क्रू जो उसके साथ अटैच है वो भी 200 स्टेप में एक चक्कर पूरा कर लेगा। अब जब लीड स्क्रू एक चक्कर पूरा करेगा तो उसके ऊपर लगा हुआ नट वो कितने फासले तक आगे या पीछे होगा, ये उस लीड स्क्रू की जो पिच और नंबर ऑफ स्टार्टिंग थ्रेड हैं, ये जितनी चूड़ियां स्टार्ट होती हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं कि जेड एक्सिस पे हमारा जो लीड स्क्रू है उसकी पिच और उसकी चूड़ी बहुत ही छोटी है, जबकि हमारे एक्स एक्सिस पे लगे हुए लीड स्क्रू की पिच बड़ी है। अब हम किसी भी लीड स्क्रू की लीड निकालने के लिए उसकी पिच को उसके नंबर ऑफ स्टार्टिंग थ्रेड से ज़रब दे देते हैं। ये जो ऊपर आपको जेड एक्सिस का स्क्रू नज़र आ रहा है इसकी पिच 1.25 मिलीमीटर है और इसका स्टार्टिंग थ्रेड सिर्फ एक ही है। एक ही थ्रेड शुरू होता है जो कि एंड तक दूसरे सिरे तक जाता है। तो अगर हम 1.25 को 1 से ज़रब देंगे तो जवाब 1.25 ही आएगा। तो इस लीड स्क्रू की जो लीड है वो 1.25 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये है कि जब ये लीड स्क्रू एक चक्कर पूरा करेगा इसके ऊपर लगा हुआ नट 1.25 मिलीमीटर आगे या पीछे हो। इसी तरह पीछे जो आपको एक्स एक्सिस पे लीड स्क्रू लगा हुआ नजर आ रहा है उसकी पिच 2 मिलीमीटर है और उसके स्टार्टिंग थ्रेड 4 हैं। तो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो जवाब आएगा 8। तो उस लीड स्क्रू की लीड जो है वो 8 मिलीमीटर है। मतलब कि अगर वो एक चक्कर पूरा करेगा तो उस पे ऊपर लगा हुआ नट 8 मिलीमीटर दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे होगा। अब ये बात हमें गरबल को बतानी है, क्योंकि गरबल को नहीं पता कि हम बाहर किस किस्म का मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे बाहर की क्या अरेंजमेंट है, लेकिन जो भी है वो हमने गरबल को बतानी है। गरबल ने उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका दिया हुआ है। वो ये कहता है कि मुझे सिर्फ 1 मिलीमीटर के स्टेप्स बता दें, बाकी कैलकुलेशन मैं खुद कर लूंगा। तो सबसे पहले हम जेड एक्सिस का देखते हैं। अगर इसकी लीड 1.25 मिलीमीटर है, यानी एक चक्कर में इसके ऊपर लगा हुआ नट 1.25 मिलीमीटर आगे या पीछे हरकत करता है, तो 1 मिलीमीटर के लिए हमें कितने स्टेप्स की जरूरत है? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि एक पूरे के पूरे चक्कर के लिए 200 स्टेप्स चाहिए। तो फार्मूला फिर बहुत आसान है, यानी एक चक्कर के 200 स्टेप्स को 1.25 से तकसीम करें तो आपको 1 मिलीमीटर के स्टेप्स आपको मिल जाए और उसका जवाब है 160। तो इसका मतलब ये है कि 160 स्टेप में हमारा ये लीड स्क्रू 1 मिलीमीटर हरकत करेगा। इसी तरह हम एक्स एक्सिस के लीड स्क्रू की तरफ जाते हैं और वो लीड स्क्रू एक चक्कर मुकम्मल करने पे 8 मिलीमीटर हरकत करता है। तो हम 200 को 8 से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास 1 मिलीमीटर के स्टेप आ जाएंगे और वो हैं 25। वाई एक्सिस पे भी चूंकि यही स्क्रू इस्तेमाल हो रहा है तो लिहाजा उसके जो पर मिलीमीटर के स्टेप्स हैं वो भी 25 ही आएंगे। अब हम इन वैल्यूज को गरबल में सेट कर देते हैं। $100 जो है वो 25 है जो कि एक्स है। $101 भी 25 ही है जो कि 'y' है।
और $102 की वैल्यू 160 है जो कि z एक्सिस है। तो एक दफ़ा दोबारा $साइन के साथ आप इसकी वैल्यू को चेक कर लें कि वो ठीक तरह से चेंज हो गई हैं कि नहीं। तो ये आप देख रहे हैं कि इनकी वैल्यूज़ ठीक तरह से सेट हो गई हैं। तो ये हमने स्टेप्स कर दिए हैं। ये एक्यूरेसी के लिए हैं कि अगर हम उसको 10 मिलीमीटर तक आगे पीछे जाने के लिए कहें तो वो 10 मिलीमीटर तक ही आगे पीछे जाए। अब उसके बाद आती है स्पीड की। स्पीड एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए कोई फार्मूला तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड रखते हैं वहाँ तक कि जहाँ तक आपकी मोटर स्टॉल कर जाए। आप मोटर को चलाएं लेकिन वो कहीं रास्ते में ही रुक जाए या वो उससे वहीं उस जगह से चले ही ना, तो फिर आप उस वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता कम करते चले जाते हैं कि जहाँ पे आपकी मोटर की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और वो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। बेशक हमारी एक्स और वाई एक्सिस की जो मोटरें हैं वो एक जैसी हैं, तो हम जो एक्स एक्सिस की स्पीड है वो वाई एक्सिस को नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि एक्स एक्सिस के ऊपर अपना लोड है और वाई एक्सिस के ऊपर अपना लोड है। तो मैंने जब इसको चेक किया तो उसकी वैल्यूज ये वाली आई थी। $साइन 110 की वैल्यू है वो है 4000 जो कि एक्स एक्सिस है। $साइन 111 की वैल्यू होगी 3000 जो कि वाई एक्सिस है और $साइन 112 की वैल्यू होगी 600 जो कि जेड एक्सिस है। इसके बाद हम $साइन दे के दोबारा चेक कर लेंगे कि क्या हमारी वैल्यू सही तरह से सेट हो गई। तो ये आप देख रहे हैं कि सेट हो। उसके बाद अगली 3 वैल्यू है एक्सेलरेशन की, यानी कि जो स्पीड हमने ऊपर सेट की है ये कितनी जल्दी स्पीड तक पहुंचना है। ये भी बिल्कुल स्पीड की तरह ही है कि आप इसका कोई हतमी फार्मूला नहीं दे सकते। ये आपको कम ज़्यादा करके सबसे पहले आप ज़्यादा करेंगे, उसके ऊपर मोटर आपकी स्टॉल होगी, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएँ तो जो इस वैल्यू के ऊपर आपकी मोटर बिल्कुल ठीक तरह से रन होना शुरू हो जाए तो वो वैल्यू आप रखें। और इन वैल्यूज़ को सेट करने के बाद अब मशीन की मूवमेंट इस तरह की है। उसके बाद आप एक रूलर को इसके साथ रखें और इसकी मूवमेंट चेक कर लें कि अगर आप उसको 10 मिलीमीटर मूव करने के लिए कहते हैं तो वो 10 मिलीमीटर ही मूव करती है। अभी यहाँ से मेरा कैमरे का एंगल ऐसा है कि इसमें आपको शायद महसूस हो रहा हो कि वो 1 मिलीमीटर कम है। वो 1 मिलीमीटर कम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये कैमरे का एंगल इस तरह से है, ये 3D में ऐसे नजर आ रहा है। अब हम आते हैं लिमिट स्विचेस की तरफ। लिमिट स्विचेस के दो काम हैं, होमिंग और मशीन को उसकी मैक्सिमम मूवमेंट तक महदूद रखना। आमतौर पे लिमिट स्विचेस इस तरह के होते हैं। इनके 3 कनेक्टर होते हैं, 2 कनेक्टर हर वक्त जुड़े होते हैं और तीसरा कनेक्टर इसको दबाने के ऊपर जुड़ता है। और जब तीसरा कनेक्टर जुड़ता है तो पहले जो 2 कनेक्टर जुड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। हम अपने कनेक्शंस को नॉर्मली ओपन के ऊपर लगाएंगे। आपने इन लिमिट स्विचेस की जगह ऐसी रखनी है कि जो ही मशीन उस एक्सिस में अपनी आखिरी हद तक पहुंचे तो बटन प्रेस हो जाए। तो जेड एक्सिस के लिए मैंने जो 2 लोकेशन देखी हैं वो ये वाली है। इसी तरह ये नीचे है, नीचे भी जब ये हरकत करता हुआ आएगा और नीचे वाली प्लेट से टच होने से पहले ही इस बटन को दबा देगा। इसी तरह ये एक्स एक्सिस के लिए है। ये जब इधर से चलता हुआ इस प्लेट के साथ आके टकराएगा तो ये इसको बटन प्रेस कर देगा तो उसकी मूवमेंट रुक जाएगी। और इसी तरह ये दूसरी तरफ भी है। अब हम लिमिट स्विचेस को उसके साथ बांध देते हैं, पेज के साथ हम इसके साथ कस देते हैं। इसी तरह ये नीचे वाला। तो ये मैंने सारे लिमिट स्विचेस जो हैं वो उसके साथ लगा दिए हैं। तो अब मैं इनकी तारें लगा रहा हूँ। ये एक एक्सिस के 2 स्विच चूंकि पैरेलल में लगेंगे, यानी किसी भी एक तरफ का स्विच हिट हो जाए तो स्विच जो है वो ऑन हो जाएगा। तो मैंने उसी हिसाब से इसकी तारें बनाई हैं। तारें भी पैरेलल ही जाएंगी। ये एक्स एक्सिस के लिए है और ये वाई एक्सिस के लिए। अब इनको सोल्डर करने से पहले इसके ऊपर पेस्ट लगा लें, इससे ज़रा सोल्डरिंग आसान हो जाती है। तो अब आप इन तारों को इन कनेक्टर के साथ जोड़ दें। ये जहन में रखिएगा कि हमने नॉर्मली ओपन साइड इस्तेमाल करनी है। और अब बारी आती है ड्रैग चेन की।
ड्रैग चेन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि तारें उसके अंदर ही रहें और किसी भी हरकत के लिए वो रुकावट ना बने। ये वाई एक्सिस की ड्रैग चेन है और उसकी एंगल है प्लास्टिक की है जिसके साथ लगा के हम इसके ऊपर ड्रैग चेन को बांध देंगे। और ये एक्स एक्सिस की है। अब आप इसके ऊपर ड्रैग चेन को लगा दें। इसी तरह उसकी दूसरी साइड को भी लगा दें। और ये लगने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगी। इसी तरह ये वाई एक्सिस की है। आप देख लें कि ये मैंने कहाँ कहाँ पे इसके पेच लगा के इसको कसा है। अब आप लिमिट स्विचेस और जेड एक्सिस की मोटर की तार को इसके अंदर से गुजारें। अजाफी और लंबी तारों को इकट्ठा करके आप प्लास्टिक के इन टाई स्ट्रैप के साथ बांध दें। अब आप स्पेसर्स और स्क्रूज की मदद से सीएनसी कंट्रोलर को इसके पीछे बांध दें। पेच लगाते हुए ख्याल रखें कि सीएनसी कंट्रोलर ठीक तरह से उसके साथ लग गया है। अब आप तीनों मोटरों की तारें उनकी जगह पे लगा दें। लगाते हुए ध्यान रखिए कि जिस एक्सिस की तार है वो उसी एक्सिस के कनेक्टर के ऊपर लगे। वाई एक्सिस के लिमिट से चूंकि मशीन के नीचे लगने थे इसलिए मैंने उनको सबसे आखिर पे छोड़ दिया था। तो अब मैं वो स्विचेस लगा रहा हूँ और ये भी उसी तरह से लगाने हैं कि जब मशीन हरकत करती हुई एक तरफ जाए अपने आखिरी सिरे पे तो वो उनको हिट होना चाहिए। और लगने के बाद ये इस तरह से नज़र आएंगे। और सबसे आखिर में आप इनको चेक कर लें कि ये तमाम के तमाम स्विच ठीक तरह से काम कर रहे हैं। और अब बारी आती है स्पिंडल की। ये स्पिंडल की पावर सप्लाई है। इसके आगे हमने कनेक्टर लगाने हैं। ये इसके स्पेड कनेक्टर्स हैं और ये साथ इनको जोड़ने वाला क्लैंप है। आप इस क्रिम्पिंग टूल की मदद से ये दोनों कनेक्टर तारों के ऊपर कस लें। इनको ठीक तरह से लगाइए, ये बिल्कुल ढीला ना हो और इससे स्पार्क नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद इन कनेक्टर्स को मोटर के ऊपर लगा दें और इस बात का ख्याल रखें कि आपकी मोटर जब चले तो उसकी रोटेशन अगर आप ऊपर से देखें तो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, यानी कि घड़ी की समत में। और अगर ये उल्ट हो तो आप इन तारों को उल्टा दें। इसके बाद आप लिमिट स्विचेस की तारों को कंट्रोलर के साथ अटैच करें और एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर और जेड एक्सिस आपने स्पिंडल की पिन के साथ अटैच करना है। उसकी वजह यह है कि गर्बल के नए वर्जन में उन्होंने पिन को बदल दिया था। स्पिंडल वाली जेड लिमिट बन गई थी और जेड लिमिट स्पिंडल वाली पिन बन गई थी। इसके बाद आप अपने स्पिंडल को चेक कर लें कि वो ठीक चल रहा है, कहीं स्पार्किंग नहीं है और ये कि मोटर की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। इसके बाद एक और मसला आ गया था और वो ये कि हमारी एक्स एक्सिस का ये बाएं तरफ वाला लिमिट स्विच हिट नहीं हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि एक्स एक्सिस की मोटर के जो अंदर की तरफ स्क्रू लगे हुए हैं वो उस रास्ते में आ रहे थे। तो फिर मुझे उसके सामने वाली लकड़ी की प्लेट को उस हिसाब से काटना पड़ा था और काटने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा था। बहुत बुरा लग रहा है लेकिन बहरहाल मसला हल हो गया और इस तरह हमारी होमिंग भी कामयाबी से मुकम्मल हो गई।